हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो हमने इससे पहले पढ़ा था पीएच सूचक के बारे में। तो पीएच सूचक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि पीएच सूचक ऐसा सूचक होता है जो हमें किसी विलयन के अम्लीय या फिर क्षारीय होने की सूचना प्राप्त करता है। तो हम पीएच सूचक को एक स्केल द्वारा यानी एक पैमाने पर व्यक्त करते हैं जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल इसको बोलते हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच सूचक था कि जो हमें अम्लीय या फिर क्षारीय होने की सूचना प्रदान करता है। तो वही सूचना हम एक स्केल के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। यानी हम एक स्केल यानी पटरी लेते हैं, उस पर इधर 1 2 1 से 14 तक 1 से 14 तक गिनती रहती है, जिस पर इस पर हमें अम्लीय या फिर क्षारीय होने की सूचना मिलती है। ये एक प्रकार का स्केल है जिस पर हमें पीएच सूचक की सहायता से सूचना प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन से ही पता चलता है कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है की सांद्रता H+ आयन या फिर OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये एक स्केल है जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह होता है उदासीन। जैसे हम लिटमस पत्र द्वारा देखते थे कि यदि विलयन लिटमस पेपर का रंग उड़ा देता है तो वह उदासीन हो जाता है। यानी पीएच मान यदि 7 हो जाएगा तो वह विलयन उदासीन हो जाएगा। और यदि 7 से कम रहेगा 1 तक, यदि पीएच मान 7 से कम है यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो फिर यह विलयन अम्लीय होता है। और यदि 7 से अधिक 14 तक है तो फिर वह विलयन क्षारीय होता है। और यदि ये 7 रहता है, इधर घटता जाता है, यानी 6 5 4
3 2 1। इधर 8 9 10 11 12 13 14। तो फिर यदि इस इधर 7 से कम होता जाता है, जितना कम होता जाता है पीएच मान, वह विलयन उतना ही प्रबल अम्लीय होता है। और इधर प्रबल क्षारीय होता जाता है और दुर्बल अम्लीय होता जाता है और प्रबल क्षारीय। यानी ऐसे हमारे पास एक स्केल है। यहाँ पर 7 है, 8 यहाँ पर उदासीन होता है, यहाँ पर प्रबल अम्लीय होगा। और जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा यहाँ पर उदासीन हो जाएगा, उसके बाद दुर्बल अम्लीय। ये देखिए अम्ल की प्रकृति घटती जा रही है और इधर क्षार की बढ़ती जा रही है। यानी 7 से घटने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता बढ़ेगी तो क्षारीयता घटेगी। जैसे कुछ के पीएच मान दिए हुए हैं। जठर रस, जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, लगभग 1.2। और नींबू का रस लगभग 2.2, कहीं पर 2.4 भी रहता है। 2.2, कहीं कहीं 2.2 के स्थान पर 2.4 भी दिखाता है, इसीलिए लगभग में लिख देते हैं। और शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है जिसे वर्षा का जल भी कहते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यह उदासीन होता है, इसीलिए इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान लगभग 14 होता है। अभी यहाँ पर एक सारणी बनेगी जिसको आप लोगों को ढूंढकर लिखना है कि उसका पीएच मान कितना होता है। तो हम आगे देखते हैं। जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल बोलते हैं। जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें बोलेंगे प्रबल अम्ल।
और जो अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें दुर्बल अम्ल बोलते हैं। स्टार पॉइंट में जो अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे उन्हें प्रबल अम्ल बोलेंगे, जो कम संख्या में उत्पन्न करेंगे उन्हें दुर्बल अम्ल बोलेंगे। और आगे है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1 पॉइंट पर, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच परास इतने 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है और जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास पर ही जीवित रह सकते हैं। जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 पर अम्लीय होता है, लेकिन यदि इससे कम हो जाता है अम्लीय होता है मगर कम अम्लीय होता है। हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? यानी आपके आसपास में जो बगीचा है उस मिट्टी का पीएच मान कितना हो सकता है? तो फिर हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक क्रियाकलाप लेंगे जिसमें एक परख नली होगी और अपने आसपास के बगीचे की मिट्टी को लेकर इसमें डालेंगे। और कितना डालेंगे? लगभग 2 ग्राम। 2 ग्राम मिट्टी डालेंगे और इसमें 5 ml जल। 2 ग्राम मिट्टी 5 ml जल डालेंगे, फिर इसको मिला देंगे। उसके बाद इसको हम छानेंगे। छानने पर इसमें जो निस्यंदक जो इसमें निस्यंद
प्राप्त होगा उसे हम एकत्र कर लेंगे। एकत्र करने के बाद उसको हम लिटमस पेपर की सहायता से पीएच ज्ञात करेंगे। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पाचन तंत्र में HCl होता है जो भोजन को पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को पचाता है। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन खा लेते हैं तो HCl अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है भोजन को पचाने के लिए, जो हमारे पेट में अपच हो जाती है। हमारे पेट में अपच हो जाती है एवं दर्द एवं जलन होने लगता है। दर्द और जलन होने लगता है, जिसे दूर करने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये क्षारक है। HCl अम्ल जब अधिक मात्रा में हो जाएगा तो फिर क्षार का ही प्रयोग करके हम उसे उदासीन करेंगे, ताकि वह उदासीन हो जाए तो अम्ल कम हो जाएगा और दर्द भी कम होगा। तो अम्ल को दूर करने के लिए हम क्षार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान हमने देखा था 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान इसका 10 होता है। तो यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। तो यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में जब भोजन नहीं पचता है, यानी हमारे पेट में गैस जैसी बीमारियां बन जाती हैं, तो उसे दूर करने के लिए जब हमारे पेट में उदर में गैस वगैरह बन जाता है तो दर्द एवं जलन होने लगता है। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है, यानी दर्द एवं जलन को दूर करने के लिए, यानी HCl की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हम क्षारक का प्रयोग करेंगे, तो जिससे हमारे पाचन तंत्र फिर से पुनः स्वस्थ हो जाएगा। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है।
मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइड, जिसे कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है, जो शरीर के लिए सबसे कठोर भाग है। यानी दांत सबसे शरीर का कठोर भाग होता है। यह जल में नहीं घुला, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्षय होने लगता है। शरीर का तो सबसे कठोर भाग है, लेकिन उसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्षय होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे मुख में जो बैक्टीरिया और जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुख में जो भोज्य पदार्थ बचा रहता है, भोज्य पदार्थ यानी शर्करा, खाद्य पदार्थ, और इसके बाद भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन, यानी जब हमारे मुख में अम्ल उत्पन्न हो जाएगा, दांतों का क्षय, यदि जिसका भी दांतों का क्षय होने लगता है तो हम क्षारकीय दंत मंजन, दांतों के क्षय को दूर करने के लिए क्षारकीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। यानी हमारे मुख में बैक्टीरिया और भोजन करने के बाद जो खाद्य पदार्थ, शर्करा आदि बच जाता है, उसे साफ करने के अतिरिक्त क्षारकीय दंत मंजन से अपना दांत साफ करने पर मुंह का पीएच मान फिर से पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, तो हमारे दांतों का क्षय नहीं होता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जैसे कि पशुओं, जैसे मधुमक्खी, बिच्छू, सर्प आदि के डंक में अम्ल होता है, जो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देते हैं, जिसे विष बोलते हैं। पशुओं एवं पौधों, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं में क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी तो किसी न किसी को अवश्य काटी होगी, या जिसे दतैया भी बोलते हैं। मधुमक्खी अलग होती है, दतैया के पास भी विष होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में जहां पर मधुमक्खी डंक मारती है, वहां पर हम बेकिंग सोडा, जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। यदि आपको कभी मधुमक्खी का डंक मारे
यदि आपको कभी मधुमक्खी डंक मारे तो आप डंक के स्थान पर, जिस स्थान पर डंक मारती है, बेकिंग सोडा लगा लें तो मधुमक्खी का डंक दूर हो जाएगा। और एक पौधे में एक नेटल पौधा होता है जिसके पत्तियों में छोटे छोटे बाल नुमा होते हैं, जिसे यदि हमारे शरीर में छू जाए, स्पर्श भी कर दे तो हमारे शरीर में विष उत्पन्न हो जाता है। यानी यह अपना प्रभाव डालने लगता है यदि हम इसके संपर्क में आते हैं। नेटल एक प्रकार का पौधा है और इसका इलाज भी इसी पौधे के पास होता है, जिसे बोलते हैं डाक का पौधा। डाक नेटल में मेथेनॉइक अम्ल नेटल एक शाकी पादप है, जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। यानी नेटल के पौधे के पत्तों पर एक डंकनुमा बाल होते हैं और इसमें से मेथेनॉइक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर में विष उत्पन्न हो जाता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव हम करते हैं। तो इसे दूर करने के लिए इस नेटल के पास एक और पौधा होता है जिसकी पत्तियों को हम रगड़ कर लगा लें तो दर्द और जलन ठीक हो सकता है, जिसे बोलते हैं डाक का पौधा। यानी यदि जो हमें दर्द देता है, यानी नेटल हमें दर्द और जलन देता है, तो इस पौधे के पास ही मिलेगा हमें डाक का पौधा, जिसकी पत्ती को रगड़ने से हमारा दर्द दूर हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे अभी स्रोत और अम्ल। जैसे कि हमने देखा नेटल में मेथेनॉइक अम्ल होता है, वैसे ही हम कुछ और पदार्थों में देखेंगे, जैसे सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और नेटल का डंक, इसमें तो मेथेनॉइक अम्ल होता है। और जो चींटी हमें डंक मारती है, चींटी भी काटती है तो उसके अंदर भी डंक होता है, जिसे भी मेथेनॉइक अम्ल। आप लोग आगे कुछ और ढूंढ कर लिखेंगे। तो आगे हम अब देखेंगे लवण से संबंध में अधिक जानकारी। लवण के संबंध में अधिक जानकारी अब हम देखेंगे। लवण है जिनके निर्माण की विधि को देखेंगे
और गुणधर्म व उपयोग भी देखेंगे कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, प्रकृति कैसी होती है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। साथ ही भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, साथ ही बनाने की विधि भी देखेंगे। तो पहला है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा जिसे बोलते हैं धोने वाला सोडा भी, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। प्रकृति क्षारीय होती है। प्रकृति क्षारीय होती है और प्राप्ति स्थान यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश जिले के जैसे कि आजमगढ़, जौनपुर, तीन लिख दे रहे हैं, बहुत है। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीबाद, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि बिहार और राजस्थान के सज्जी मिट्टी या फिर रेह के रूप में पाया जाता है। जिसे हम रेह बोलते हैं वही है धावन सोडा, जिससे हम कपड़े को धोते थे। अब तो कई प्रकार के साबुन आने लगे हैं। पहले हम रेह से धोया करते थे, जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। प्रकृति क्षारीय होती है और यह उत्तर प्रदेश जिलों के आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों में, राजस्थान और बिहार में भी पाया जाता है। और यह बनाने की विधि अब देखेंगे कि कैसे बनता है। यह प्रयोगशालाओं में हम भी बना सकते हैं। धावन सोडा बनाने की विधि, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, कास्टिक सोडा यानी NaOH, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस H2O। तो कास्टिक सोडा को
कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर Na2CO3 बनता है। अब हम इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण देखेंगे। गुणधर्म के बारे में, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा बनता है। अब हम देखेंगे गुणधर्म। गुणधर्म के बारे में, जैसे नंबर 1 भौतिक गुण। भौतिक गुण इसके क्या है? इसका रंग कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, गंध कैसी होती है, जल में विलेय है कि कम विलेय है, और गर्म करने पर क्या होता है। तो भौतिक गुण में नंबर 1, धावन सोडा जल में विलेय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि धावन सोडा को जब हम जल में डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह उसका भौतिक गुण नंबर 1 था। दूसरा है यह रंगहीन। यह रंगहीन होता है। और गंधहीन, यानी ना तो उसमें कोई रंग है और ना ही उसमें कोई गंध है। क्रिस्टली ठोस है। यानी वह एक क्रिस्टल के रूप में रहता है, जैसे कि नमक चीनी आदि क्रिस्टल होते हैं, तो यह भी क्रिस्टली ठोस होता है। और जिसमें जल के 10 अणु होते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। शुष्क वायु में रखने पर, शुष्क वायु में रखने पर शुष्क वायु में रखने पर इसके क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं। शुष्क वायु में रखते हैं तो उसमें जल के क्रिस्टल जो होते हैं वो निकल जाते हैं और Na2CO3 अकेले बचता है। निकल जाते हैं तथा गर्म करने पर निर्जल, जल तो निकल गया तो बिना जल का यानी निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण में धावन सोडा जल में विलेय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। नंबर 2 यह रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन, गंध भी नहीं होती है।
क्रिस्टली ठोस है और यह क्रिस्टल के रूप में रहता है, जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। जल के 10 अणु होते हैं। शुष्क वायु में रखने पर जल के अणु निकल जाते हैं, यानी उसको हम शुष्क वायु धूप में रख देंगे तो उसमें से जल के अणु निकल जाएंगे और गर्म करेंगे पुनः तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब हम रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नंबर 1, ऊष्मा का प्रभाव। रासायनिक गुण में हम अब क्रिया कराते हैं। भौतिक गुण में तो रंग, गंध, स्वाद आदि जल में गर्म करने पर लिखते थे। अब हम इसको रासायनिक गुण में अब क्रिया कराएंगे तो उसके बाद जो बनेगा उसको लिखेंगे। यानी ऊष्मा का प्रभाव निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यानी जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बचा था उसको हम गर्म करेंगे तो अब घटित नहीं होता है, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। यानी इस पूरे को गर्म करेंगे तो फिर सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो इसको हम लिख भी सकते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित नहीं होता। जो पहले से ही निर्जल है उसको जब हम फिर गर्म करेंगे तो थोड़ी ना कुछ बनेगा, जब उसमें कुछ है ही नहीं। जब हम मरे को ही मारेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? कुछ नहीं। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित नहीं होता है, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। जो पहले से ही मरा हुआ है उसको मारेंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, फिर उसको पुनर्जीवित करके फिर मारेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित नहीं होता है, परंतु क्रिस्टलीय पूरे को गर्म करने पर हमें सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जैसे Na2CO3 इंटू 10S2। इसको हम शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं। जल के अणु निकल जाते हैं, बनता है Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O। 9 जल निकल गया, अभी एक जल बचा हुआ है। अब हम इसको गर्म करते हैं तो जल भी निकल जाता है तो निर्जल बनता है, जैसे Na2CO3 इंटू H2O। इसको हम गर्म करेंगे
अधिक गर्म करने पर अधिक गर्म करेंगे तो जल भी निकल जाएगा, बचेगा Na2CO3 प्लस H2O। निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, इसे बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब नंबर 2 देखेंगे, जल से क्रिया। ये तो ऊष्मा से क्रिया थी कि पहले हम इसको खुला छोड़ देते हैं वायु में तो जल निकल जाता है, फिर इसको हम पुनः गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब हम जल से क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट को। नंबर 2, जल से क्रिया। देखेंगे कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल में डालते हैं तो क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जल में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है Na2CO3। यह जल में अपघटित क्षारीय विलयन देता है। यह जल में अपघटित होकर जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है Na2CO3 प्लस H2O बनेगा NaOH। NaOH ये क्षार है और बना है H2CO3। अब हम इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा, ये दुर्बल क्षार है और यह है सोडियम का हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार, ये दुर्बल क्षार। यानी जल से क्रिया करके जल में अपघटित होकर के क्षारीय विलयन देता है। ये भी क्षार, ये भी क्षार, परंतु ये प्रबल क्षार, ये दुर्बल क्षार। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ये रासायनिक गुण चल रहा है CO2 से क्रिया। नंबर 3, CO2 से क्रिया। अगर पूछे रासायनिक या भौतिक गुण लिखने को तो हम इसको पूरा लिखेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जल से क्रिया करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बनता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं Na2CO3 और H2O, क्योंकि विलयन बोल रहा है तो जल भी होगा। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप है, ये अवक्षेप तीर नीचे की तरफ रहेगी, प्लस बनेगा H2
इसको हम संतुलित का भी करेंगे तो इधर 2 अन्य तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन पूरा संतुलित हो गया है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अम्ल से क्रिया करके क्या बनता है अम्ल से क्रिया यानी जब हम धावन सोडा को अम्ल से क्रिया कराएंगे तब क्या बनता है या अम्लों से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है या अम्लों से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। Na2CO3 प्लस HCl लवण बनाएगा NaCl पहले 2 Na है तो 2 Cl भी रहेगा 2 NaCl प्लस जल 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अब बचा इसमें CO2 तो या अम्लों से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब हम 5 नंबर देखेंगे उसके बाद उपयोग पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया SO2 से क्रिया SO2 से क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। सोडियम सल्फाइड बनाता है। Na2CO3 प्लस SO2 तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा Na2SO3 Na2SO3 प्लस बनेगा CO2 Na2SO3 प्लस CO2 गैस बनेगी। तो अब हम इसका उपयोग देखेंगे। उपयोग नंबर 1 उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में इस लाइन को हम किसी भी उपयोग में लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ के उपयोग में लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 कठोर जल को मृदु बनाने में कठोर जल को मृदु बनाने में कठोर जल को मृदु बनाने में कागज तथा कपड़ा उद्योग में धावन सोडा का प्रयोग
कागज तथा कपड़ा उद्योग में कपड़े को साफ करने के लिए ही तो किया ही जाता है और इसके उद्योग में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर, बेकिंग सोडा बनाने में खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा बनाने में बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, अभी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था तो उसको भी बनाने में उपयोग किया जाता है। और उपयोग को हम यह भी लिख सकते हैं, जो रासायनिक गुणधर्म किए थे और जो हमें प्राप्त हुआ था उसको भी लिख सकते हैं कि इसको बनाने में उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फाइड बनाने में किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। रासायनिक गुणधर्म लिख करके इसमें हम लिख सकते हैं। 5 नंबर, कांच तथा साबुन बनाने में पेंट तथा सुहागा बनाने में तो धावन सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कठोर जल को मृदु बनाने में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में, बेकिंग सोडा बनाने में, कांच तथा साबुन बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बाकी लवण के निर्माण की विधि, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उपयोग और उसका अणुसूत्र, रासायनिक नाम की चर्चाएं कल करेंगे।